नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको 12वीं कक्षा सीबीएसई बोर्ड में दी गई पुस्तक आरोह के पाठ कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय, का काव्य सौंदर्य, सरल भावार्थ एवं व्याख्या तथा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों की चर्चा करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए सबसे पहले कवि का जीवन परिचय देख लेते हैं। कवि रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के बहुत ही संवेदनशील कवि हैं। इनका जन्म लखनऊ में 1929 में हुआ था और उनकी पूरी शिक्षा लखनऊ में ही हुई। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, प्रतीक अखबार में सहायक संपादक रहे, आकाशवाणी के समाचार विभाग से भी जुड़े रहे। पत्रिका जो कल्पना नाम की थी उसके साथ भी जुड़े रहे, ये जो हैदराबाद से निकलती थी। और 1990 में इनका दिल्ली में देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। और इनकी जो काव्यगत विशेषता है वो ये है कि इनकी कविता में आम आदमी की पीड़ा व्यक्त हुई है। इनकी कविता आम आदमी की कविता है। इनकी कविता में सड़क, चौराहा, दफ्तर या जो सामान्य जनजीवन से जुड़ी हुई घटनाएं हैं बड़ी बेबाकी के साथ प्रस्तुत करते थे। ये इनकी कविता की विशेषता है। इन्होंने कविता को एक कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है, अर्थात कविता में कहानीपन लाया है और उसको नाटकीय अंदाज दिया है। ये हमारी चेतना को जगाने का काम करते हैं। और इनकी कविता में जो भारतीय समाज में ताकतवर लोग हैं, सत्ता में बैठे लोग हैं, उनकी भी खिलाफत करने में इन्होंने कोई संकोच नहीं किया। ये इनकी एक और बहुत बड़ी विशेषता है। कविता का प्रतिपाद्य क्या है, कविता है क्या, इस कविता में हम पढ़ेंगे क्या? तो ये जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, ये इनके एक संग्रह है, काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं, उससे ली गई है। और इस कविता में शारीरिक चुनौती झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा के साथ दूर संचार माध्यमों के चरित्र को भी रेखांकित किया है। इन्होंने बताया है कि किसी की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को स्वयं भी संवेदनशील होना चाहिए। आमतौर पर दूरदर्शन या और भी जो साधन हैं वो अपने व्यावसायिक हितों के चक्कर में जिसकी पीड़ा दिखा रहे हैं उसकी परवाह नहीं करते। उनकी चिंता अपने व्यावसायिक हितों को लेकर रहती है। पीड़ा दिखाना उसकी पीड़ा दिखाना तो एक बहाना होता है। तो जब आप किसी की पीड़ा दिखा रहे हैं दूरदर्शन पर या और किसी माध्यम से, तो आपको उसकी पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस संदेश उन्होंने इस कविता में दिया है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आज विडंबना यह है कि जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास किया जाता है तो जो व्यावसायिक दबाव है, कारोबारी दबाव है, वो प्रस्तुत करने वाले को बड़ा संवेदनहीन बना देता है। यह कविता टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर की दुनिया को समाज के सामने प्रकट करती है। साथ ही उन सभी व्यक्तियों की तरफ इशारा करती है जो दुख दर्द का, गरीबों के, पीड़ितों के, शोषितों के, वंचितों के दर्द का व्यापार करते हैं, उनके दर्द का सौदा करते हैं। इस तरफ भी इशारा करती है कविता और इस पर करारा व्यंग करती है। आइए हम कविता पढ़ना शुरू करते हैं। कविता है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिमान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ बताइए, आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वो दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, समर्थ का अर्थ है सक्षम, शक्तिवान ताकतवर, दुर्बल कमजोर, बंद कमरे में
अर्थात टीवी का स्टूडियो। यहाँ बंद कमरे का से टीवी का स्टूडियो है। अपाहिज का मतलब अपंग या विकलांग, और दुख का मतलब कष्ट आप जानते ही होंगे। सारे शब्द बड़े आसान हैं, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। अब यहाँ पर इन्होंने मीडिया की मानसिकता का वर्णन किया है इस कविता में। इन्होंने दिखाया है कि मीडिया के लोग स्वयं को बड़ा समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, और उस बंद कमरे में कमज़ोर व्यक्ति को बुलाकर उसे जो प्रश्न पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है, ये प्रश्न इतने बेतुके हैं, इतने बेकार हैं कि जिनका जवाब देना उचित नहीं है, और जिसकी वजह से जो अपाहिज भी चुप हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि इन प्रश्नों का जवाब क्या दिया जाए। वो बेचारा गांव का कम पढ़ा लिखा या ना अनपढ़ व्यक्ति होगा, लेकिन वो भी शायद शर्मिंदा हो जाता होगा कि ये कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये हमारे प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, ये हमारे दर्द का मजाक उड़ा रहे हैं। कहते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। कहाँ लाएंगे? बंद कमरे में। और उससे क्या पूछेंगे? आप क्या अपाहिज हैं? अभी कोई प्रश्न है? मैं आपको बताऊं, जैसे कभी कभी बाढ़ का कोई दृश्य आपने देखा होगा तो लोग बोलते हैं कि आपको डूबते हुए कैसा लग रहा है, या कहीं कोई चोटिल आदमी पड़ा हुआ है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। बड़े शिद्दत के साथ पत्रकार पूछता है। अब बेचारा दर्द से कराह रहा हो, क्या बताए कि हमें कैसा महसूस हो रहा है। मैंने स्वयं एक बार एक ऐसी घटना देखी कि एक व्यक्ति चोटिल अवस्था में पड़ा है और तमाम लोग कैमरा लेके उसकी तरफ, मीडिया के लोग भी हैं, वो किसी न किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे आप जैसे लोग भी हैं जो मोबाइल से फ़ोटो ले रहे हैं, और उद्देश्य दोनों का सेम है कि फ़ोटो लेना है, वो अपने चैनल पर उसको टेलीकास्ट करेगा, और जो भाई लोग मोबाइल से ले रहे हैं वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अधिक से अधिक लाइक लेना चाहते हैं, वो अपना टीआरपी बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ संवेदना कहाँ रह गई? संवेदना तो मर गई, संवेदनहीनता है। और उसे देखकर मेरे मन में अनायास ही प्रश्न आया कि ये सक्रियता है या संवेदनहीनता? इन लोगों की सक्रियता दिखा रहा है या संवेदनहीनता को दिखा रहा है? जाहिर सी बात है, संवेदनहीनता को दिखा रहा है। और मनुष्य और मशीन में फ़र्क इतना ही है, मशीन भी लगभग वो सारे काम कर लेती है जो मनुष्य करता है, लेकिन मशीन के पास भावनाएं नहीं हैं, संवेदनाएं नहीं हैं। हम मनुष्यों के पास भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। यही हमें मशीनों से अलग रखती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारा मशीनीकरण होता जा रहा है, बाजारीकरण तो हो ही रहा है, और बाजार के दबाव में ही हो रहा है। और अगर हम अपनी भावनाओं को खो देंगे, अपनी संवेदनाओं को खो देंगे, तो फिर हम जिंदा लाश हो जाएंगे। इन चीज़ों पर कवि ने हमारा आपका ध्यान खींचा है। जैसे यहाँ पर एक शब्द है हम का क्या अर्थ है? यहाँ हम ताकतवर मीडिया के बारे में। हम शब्द किसका प्रतीक है? ताकतवर मीडिया का। क्यों? कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दिखा सकता है, किसी के दर्द का सौदा कर सकता है, किसी के दर्द को दिखाकर अपना टीआरपी बढ़ा सकता है, अपने व्यावसायिक हितों को साध सकता है। तो ये उसकी व्यावसायिकता को ही प्रकट करता है। इसमें मीडिया की व्यावसायिकता या बाजारीकरण, बाजारूपन भी झलकता है। अब यहाँ पर इस पद में मीडिया की मानसिकता पर अगर काव्य सौंदर्य इसका लिखना हो कि इस दिए गए पद का काव्य सौंदर्य लिखिए या इसमें भाव सौंदर्य लिखिए, तो अलंकार इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। दो एक जगह पर अनुप्रास अलंकार है, जैसे शायद बहुत बड़ी पर आगे आएगा बताऊंगा, और एक जगह और है। बाकी चूँकि सरल सहज भाषा है तो वही है। हाँ, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति जो कि पूरी कविता में व्यंग है, और पूरी कविता में नाटकीयता का तत्व है। भाषा सहज और सरल है, रचना छंद मुक्त है। तो ये जो मैं 4-5 बिंदु बता रहा हूँ, ये पूरी कविता के लिए क्या है? मीडिया की मानसिकता पर करारा व्यंग है, अर्थात व्यंजना शब्द शक्ति है, नाटकीयता का तत्व है, भाषा सहज और सरल है, और व्यंजना शब्द शक्ति है। ये इसका काव्य सौंदर्य है, और बाकी का भी काव्य सौंदर्य ऐसा ही कुछ होगा। आइए इस पर आधारित हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे में आए हम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो आइए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो हम शब्द आया है वो ताकतवर मीडिया को बता रहा है। मैंने भी व्याख्या में बताया कि दूरदर्शन पर हम बोलेगा कि हम शक्तिशाली हैं। हम कौन है? टीवी बोलेगा। और हम किसी कमज़ोर का साक्षात्कार ले रहे हैं, किसी दुर्बल को सता रहे हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए।
शायद कहा गया है कि किसी कमज़ोर को सताइए मत, क्योंकि हाय उसकी बड़ी बुरी होती है। जैसे मरा हुआ जो जो लोहार अपनी धौंकनी में धौंकता है तो उसमें चमड़ा जो होता है मरे हुए जीव का होता है, मरे हुए जानवर का होता है, लेकिन वो जब वो हवा चलती है तो उससे उसके हवा से तो उसी को कभी ने सांस कहा है, लोहा भी भस्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो यही है ना, कारोबारी जगत में, मीडिया में, कि किसी को भी, किसी लाचार को, मजबूर को ला करके उसके दर्द को दिखा करके और आपकी हमारी सहानुभूति बटोर करके और अपनी थैली भर लेते हैं, अपनी झोली भरना चाहते हैं। व्यावसायिकता, बाजारीकरण इस कदर हावी हो गया है हमारे समाज पर। और जब ये कविता लिखा है रघुवीर सहाय ने, तब तो शायद फिर भी मीडिया काफ़ी साफ सुथरा था। आज की मीडिया को आप देखेंगे तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, छोटा मुँह बड़ी बात होगी। और इसमें हम लोग भी कहीं कम नहीं हैं। हमारे सबके हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, और ऐसे ऐसे फ़ोटो लेते हैं, क्लिक करते हैं लोगों का। जहां हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी है, बजाय उसकी मदद करने की उसका फ़ोटो लेकर उसका मजाक उड़ाते हैं और हम सेंड करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पर। अभी आपने देखा होगा एक महामारी के दौर में, कोरोना के, कि लोग उनको अनाज दे रहे हैं, उनका इतना सारा फ़ोटो ले रहे हैं। कई लोगों ने मना कर दिया कि भाई हो सकता है किसी को ज़रूरत है अनाज की, लेकिन इस डर से कि फ़ोटो खींचेंगे, सब लोग देखेंगे, हमारी इंसल्ट होगी, तो उन्होंने मदद लेने से मना कर दिया। हमारी भारतीय संस्कृति में क्या है कि दान इस तरह से कीजिए कि दाहिने हाथ से दीजिए और बाएं हाथ को पता भी न चले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दान करने पर ढिंढोरा पीटते हैं। बहुत दिनों पहले मैंने देखा था कि फेसबुक पर कोई केला दे रहे हैं, 2 केला है, किसी मरीज को दे रहे हैं, और 5 लोग उसको पकड़े हुए हैं, 2 केले को। मुझे बड़ी हंसी आई थी, लोग उसको बड़े हंसी मजाक में शेयर किए थे। तो ये मीडिया का विद्रूप चेहरा है, कुरूप चेहरा है, ये विकृति है। इसी पर प्रश्न किया है कवि ने। तो यहाँ मैंने बताया कि हम शब्द किसका प्रतीक है, ताकतवर मीडिया का। फिर प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में कितना सफल हो पाता है, अगला प्रश्न है। तो यहाँ जो अपाहिज से पूछे गए प्रश्न हैं बड़े बेतुके हैं और मीनिंगलेस हैं, निरर्थक हैं, और ये अपाहिज के वजूद को झकझोर देते हैं, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, इसलिए चुप हो जाता है। और इस प्रकार प्रश्न पूछने वाला अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाता। उसकी असफलता का कारण उस अपंग व्यक्ति की व्यथा से कोई वास्ता नहीं है। उसकी असफलता का कारण क्या है कि उस व्यक्ति को उस अपंग व्यक्ति की दर्द से, उसकी तकलीफ से कोई वास्ता नहीं। उसका वास्ता है, उसका सरोकार सिर्फ इससे, अपने व्यवसायिक हित से। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं ना। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, अब यहाँ दिखा रहा है कवि कि संचालक उस अपाहिज से, उस दिव्यांग से कह रहा है कि सोचिए, बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। अब जरा सोच के देखिए कि इस प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। मैं थोड़ा बात को और हल्की करता हूँ, आप गंभीर हो गए होंगे, नहीं आप बोलेंगे आप हमको भी रुला रहे हैं। मैंने एक हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की शादी थी, उस समय मैं देखा था टीवी, शायद आपने भी देखा होगा। तो चूँकि बड़े लोग हैं तो वहाँ पत्रकारों को सबको घुसने देंगे नहीं। शादी वादी हो गई तो जिस जगह पे सिंदूरदान हुआ तो वहाँ कैमरा लेके तमाम पत्रकार पहुँच गए थे। एक पत्रकार महोदय के मैं देख रहा था, उस जगह पर जहाँ कुछ सिंदूर गिरा था उस पर कैमरे को एकदम फोकस किए, और देखो यही वो जगह है जहाँ महेंद्र सिंह धोनी ने सिंदूरदान किया है, यही वो जगह है, बार बार दिखा रहे हैं। और ये वो घोड़ी है जिस पर वो बैठे थे, और घोड़ी के मुंह में कैमरा लगा देते। घोड़ी जी, आपको कैसा लग रहा था जब धोनी जी आप पर बैठे थे? तो घोड़ी ने कहा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ मुंडी हिलाया। अब वो तो ऐसे ही बोलेगी। फिर घोड़ी वाले से इंटरव्यू ले रहा है, कितना गिर गया है स्तर। और आपने अगर पीके देखा हो तो आप देखेंगे कि मीडिया का एक विकृत चेहरा वहाँ भी दिखाया गया है। वो जो कुत्ते का इंटरव्यू दे रहे होते हैं, वो तो फिल्म है, लेकिन हकीकत में कुछ यही हाल है मीडिया का। क्यों ऐसा है? व्यावसायिक दबाव के कारण, बाजार के कारण। बाजार में
इतना ज़्यादा नहीं हो जाना चाहिए। बाज़ार से हम अलग नहीं रह सकते हैं। ओ दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाज़ार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। तो बाज़ार में रह कर के भी बाज़ार का के प्रति पागलपन का रवैया नहीं होना चाहिए, बाज़ार के प्रति उतना क्रेजीनेस नहीं होना चाहिए। बाज़ार को अपनी ज़रूरत का बनाना चाहिए, ना कि बाज़ार की ज़रूरत आप खुद बन जाए। तो ऐसा ऐसा देखने को पाते हैं। या फिर आप देखेंगे पीपली लाइव, उसमें भी मीडिया का, अगर आपने नहीं देखा हो देख लीजिएगा, कि मीडिया का बड़ा विद्रूप चेहरा, बड़ा विकृत चेहरा देखने को, उसकी हकीकत काफ़ी हद तक फिल्म के निर्देशक ने दिखाने की कोशिश की है। चलिए आगे यहाँ पढ़ते हैं। तो कहें आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा, हम खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा लगता है। अब आप देखिए कभी कभी टीवी पर इंटरव्यू चलता रहा होता है, या आपसे कभी कोई इंटरव्यू ले, तो जो पत्रकार होता है, जो संचालक होता है, कोशिश करता है कि अपने मन माफिक बात आपके मुंह से निकलवा ले। इसी को कहते हैं कि कोई कोई जो समझदार और चालाक लोग होते हैं, बोल देखिए ऐसा है, आपको जो लिखना है लिख दीजिए, जो छापना है छाप दीजिए, जो दिखाना है दिखा दीजिए, लेकिन अपनी बात हमारे मुंह में मत ठूंसिए। वो कोशिश करते हैं कि अपनी बात आपके मुंह में ठूंस दें और वही बात निकले आपके मुंह से जो चाह रहे हैं। तो वही यहाँ भी कर रहे हैं। यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएं। क्या ऐसा? थोड़ी कोशिश करिए, ये अवसर खो देंगे। बहुत बड़ा अवसर है भाई, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आए। अब ये अवसर तो उसके लिए है, उस बेचारे दिव्यांग के लिए कहाँ ये अवसर है? उसको तो आप अवसर में बदल दे रहे हैं। इंतजार करते हैं, और हम आप भी कम नहीं, हम आप भी उसके रो पड़ने का इंतजार करते हैं, रोते रहते हैं कि ये इंतजार करें। अभी इन दिनों आप देखिए, कोरोना से पहले क्या था, सारे न्यूज़ चैनल पर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अरे भाई जो है उसका तुम समाधान करो, सरकार के पास इतनी क्षमता है, संविधान हमारा इतना सक्षम है, लेकिन क्यों हमारा भेजा फ्राई कर रहे हो? अभी कुछ दिनों तक ठीक था, जब कोरोना चल रहा था, शुरुआत होता तो डॉक्टर्स तमाम आते थे, इंटरव्यू दे रहे थे, उनका चलता था डिबेट, तो उससे क्या होता, कुछ हमारा ज्ञान बढ़ता था। टीवी जो होता है उसकी पहुंच टीवी या रेडियो की आम आदमी तक होती है। अगर अपने रोल को सही से निभाए, अपनी भूमिका को सही से अदा करे, तो समाज को जगाने में, समाज की चेतना को जगाने में, समाज को सिखाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। एक शिक्षक एक स्कूल या कई स्कूल नहीं कर सकते जो एक टेलीविज़न कर सकता है। अगर टेलीविज़न पर आप नाग नागिन, अंधविश्वास, भूत प्रेत, धर्म, सांप्रदायिक दंगों, इस तरह की खबरें दिखाएंगे तो समाज वैसा ही होगा। लेकिन समाज उसी टेलीविज़न पर आप विज्ञान की, अध्यात्म की या और सामाजिक सुधार की चीज़ें दिखाएंगे तो आप देखेंगे बहुत वक्त नहीं लगेगा, कुछ ही दिनों में समाज का बड़ा ही बेहतरीन चेहरा आपके सामने आएगा। चलिए थोड़ा हट जाता हूँ, लेकिन हटना भी जरूरी है। किताब का तो सब लिखा हुआ पढ़ ही लेंगे, सारी गाइड सारी किताबों में लिखा है, वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं, छाप सकते हैं, लेकिन समझने के लिए कोई समझाने वाला चाहिए। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की किस मानसिकता को उजागर किया है? तो इस काव्यांश में मीडिया की संवेदनहीनता को दर्शाया गया है। वो अपने कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए दूसरे की पीड़ा को भी बेचने में कोई संकोच नहीं करते, उसको खूब बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, नमक मिर्च लगा करके जितना हो सके बना दो। उन्हें किसी के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि दर्शकों में भी करुणा का भाव, रो पड़े वही जागृत हो, और यदि दोनों रोने लगे, दर्शक भी वो भी, तो उनका काम फिट, उनके व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति हो गई, उनके व्यावसायिक हितों की पूर्ति हो गई, यही वो चाहते हैं। अब संचालकों द्वारा अपाहिज को संकेत में बताने का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं। जैसे हम आप जैसे समझदार पढ़े लिखे लोग अगर टीवी चैनल पर जाएं तो वो कोशिश करेंगे कि अपने मन की बात आपके मन से निकलवा लें, आपके मुंह से निकलवा लें। तो दिव्यांग है, कम पढ़ा लिखा होगा, तो हो सकता है उनकी बात ना समझ पाओ, तो इशारे से बताते हैं कि ऐसा करो वैसा करो। तो उस संकेत से बताने का उद्देश्य क्या है? ताकि उससे अपने मन की बात कहलवा सके, उनका उद्देश्य पूरा हो सके, इस उद्देश्य के लिए उसको वहाँ पर ले आए। फिर आगे दर्शकों की मानसिकता क्या है? प्रश्न ये बनता है। हम दर्शकों की मानसिकता भी हम वही देखना चाहते हैं और इसलिए वो दिखाना चाहते हैं। अगर हम वो देखना बंद कर दें तो दिखाना भी बंद कर देंगे, क्योंकि यहाँ पुल एंड पुश मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है।
हम देखना चाहते हैं तो दिखाना चाहते हैं, हम बंद करें वो अपने आप बंद कर देंगे, वो दिखाना बंद कर तब भी हो सकता है कि हम बंद कर दें, कुछ दोनों तरफ से है। तो अगला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले किस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं? तो दूरदर्शन वाले इस अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं कि जल्दी से रोए, ये जो है ऐसा भाव प्रस्तुत कर दे, यहाँ पर ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाए कि लोग करुणायुक्त हो जाएं, उन लोगों की सहानुभूति इससे जुड़ जाए। क्योंकि देखिए, समाज का हमारे स्वाभाविक स्वरूप है कि हम गरीब, लाचार, दिव्यांग के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखते हैं। अगर उसके कष्ट को दिखाएंगे तो हम सहानुभूति उस पर प्रकट करेंगे, और उसी सहानुभूति को वो भुनाता है कौन? टीवी चैनल वाला, दूरदर्शन का जो संचालक है, और उसी सहानुभूति से अपनी लोकप्रियता को बढ़ाता है, अपनी टीआरपी को बढ़ाता है। और उसी के बदले में जब उसकी टीआरपी बढ़े, दर्शक ज़्यादा रहेंगे, तो फिर तमाम आ जाएंगे एडवर्टाइज देने के लिए, एडवर्टाइज चलेगा, उससे उसका नेम एंड फेम बढ़ेगा, एडवर्टाइज मिलेगा, बाकी चीज़ें मिलेंगी, तो क्या होगा? उसको पैसे भी मिलेंगे। तो ये है बाजारीकरण, और इस बाजारीकरण से अछूता कोई नहीं रह सकता है। लेकिन फिर भी हम इतना कहेंगे कि इतना बाजारू भी ना हो जाए कि बाजार को शर्म आ जाए आपके ऊपर, या हमारे ऊपर भी कह सकते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट। आशा है आप उससे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। यहाँ पर कसमसाहट शब्द का अर्थ है बेचैनी, घबराना, और पीड़ा आप समझ ही रहे होंगे, कष्ट। करेंगे फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे। एंकर या संचालक क्या दिखाएगा? फूली हुई आँख की तस्वीर, आँख को दिखाएगा, पूरा फोकस कर देगा। दरअसल ये जो संचालक हैं, या जो आज का जगत है मीडिया का, वो बहुत अच्छे से जानता है कि हमें किस चीज़ को कैसे बेचना है। तो नहीं बोल रहा है तो कैमरा एकदम जूम करके उसकी आंखों के पास लाएगा और दिखाएगा कि देखो उसकी आंखें कैसे फूल आई हैं, आंखें भर आई हैं, ताकि उसके दर्द को बेच सके। बहुत बड़ी तस्वीर। उसके होठों की बेचैनी दिखाएगा, कसमसाहट मतलब बेचैनी, कि वो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पा रहा है। फिर और आगे कविता है, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों को एक संग रुलाते हैं, आप और वो दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त एक बहुत अच्छा कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। इस तरह से वो कार्यक्रम को समापन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि एक और कोशिश करते हैं दर्शकों की, थोड़ा धीरज रखिए, हम दोनों को एक साथ रुलाएंगे। मतलब उनका उद्देश्य है, अगर वो रो देगा तो सहानुभूति मिल जाएगी किसकी? दर्शकों की। और फिर आप भी रो देंगे। और जब इसमें सफल नहीं होता है कौन? संचालक, तो कैमरा मैन कहता बस करो, रहने दो, नहीं हुआ। पर्दे पर वक्त की कीमत, इतना समय नहीं है, व्यावसायिकता का दबाव है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ऐसा नहीं कि हम दिन भर इसी को लेकर बैठे रहे। आप देखिए पिपली लाइव में वो तमाम पत्रकार नत्था के गांव पहुंच जाते हैं, और जब कुछ नहीं मिलता तो तमाम पत्रकार, अरे छोड़ो, हम तो बोल रहे थे कि किसी खबर को इतना लंबा मत खींचो कि सारा टाइम उसी में चला जाए। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज करुणा की मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? यह कविता अपनेपन के भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। आपको लग रहा है, आपको ये दिखा रहा है संचालक या दूरदर्शन वाला कि हम उसके साथ सहानुभूति रखते हैं, उसके साथ अपनापन है, पर ऐसा नहीं है, वो दिखावा है, उसके व्यवसायिक हित हैं। और ऐसा न केवल आप मीडिया में देखेंगे, और भी जगहों पर देखने पाएंगे। जो बहुत से लोग होते हैं जो आपको बताएंगे हम आपके हैं, लेकिन वो आपके नहीं होते हैं। वो आपसे उनका व्यवसायिक हित जुड़ा होता है, वो तभी तक आपके लिए होते हैं। जिस दिन लगता नहीं हमारा व्यवसायिक हित पूरा हो गया, आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। यह कार्य ऊपर से करुण भाव को दर्शाता है, परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता को, उसकी बेचैनी को बेचना चाहता है। वो कार्यक्रम को रोचक बनाना चाहता है ताकि जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे उस अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है।
यह कविता बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव या व्यावसायिक दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा तो करते हैं पर होते संवेदनहीन हैं, और इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। ये बड़ी ही क्रूर होती है। हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं, इतने शक्तिशाली कि वे किसी की करुणा को, किसी के दर्द को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं, सरे बाजार कर सकते हैं। वे एक दुर्बल व्यक्ति को भी नहीं छोड़ते, एक अपाहिज को भी नहीं छोड़ते। यह दिखाती है कविता कि वो किसी को नहीं छोड़ते। अगर उनके व्यवसायिक हितों के लिए फ़ायदेमंद है कोई, तो कुछ भी कर सकते हैं अपने व्यवसायिक हितों को पूरा करने के लिए। वो एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसकी सहानुभूति से प्रसिद्धि पाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं। जो भी अगर उनके सफलता की मंजिल प्राप्त करने में सीढ़ी बने तो कुछ भी हो सीढ़ी बना लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। इसमें कह रहे हैं कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है कि अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, ताकि वो धन और प्रसिद्धि पा सके। इस उपलब्धि के लिए उसे कोई भी तरीका अपनाना पड़े, उसे उपलब्धि मिलनी चाहिए, समृद्धि मिलनी चाहिए, तरीका कोई भी हो चलेगा, वो अपनाता है। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है और इससे उसे धन और यश मिलता है। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू के प्रति अपना नजरिया या दृष्टिकोण किस रूप में रखा है। कवि कहना चाहता है कि मीडिया के लोग सहानुभूति अर्जित करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अपंग व्यक्ति के साथ साथ दर्शक भी रोने लगें, लेकिन वह इस रोने वाले दृश्य को ज़्यादा देर तक नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि ऐसा करने में उनका पैसा बर्बाद होगा। समय और पैसे की बर्बादी वे नहीं करना चाहते। वो चाहते तो हैं कि इसको रुलाएं, जनता की, दर्शकों की सहानुभूति प्राप्त करें, लेकिन अगर इसमें वक्त ज़्यादा लग रहा है तो ये कैलकुलेट करते हैं कि वक्त ज़्यादा लग रहा है, टीआरपी कम मिल रहा है, लोकप्रियता कम मिल रही है, तो कुल मिला के घाटे का सौदा है, तो इसको यहीं पर रोक दो। कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। इसे हम क्रूरता की कविता मानते हैं। यह कविता मीडिया के व्यापार और कार्यशैली पर व्यंग करती है। दूरदर्शन कमजोर और अशक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। वो कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, बल्कि उसके जरिए अपने आप को समाज का हितैषी सिद्ध करना चाहता है और उससे व्यावसायिक लाभ प्राप्त करना चाहता है। उससे उसकी मजबूरी का सौदा करता है और ये पूरी तरह से क्रूर मानसिकता को प्रकट करती है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। वो सोचता है कि अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी, इससे उन्हें धन और प्रसिद्धि दोनों मिलेगी। यह अवसर खो देंगे पंक्ति का क्या आशय है, इसका क्या तात्पर्य? प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है। वो उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर वो तुरंत चाहता है और ये दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है, वो अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त करे, ऐसा संचालक का सोचना है। लेकिन आपका क्या सोचना है? ये तो सुनहरा अवसर उस संचालक के लिए जो टीवी पर रिपोर्टिंग कर रहा है, बढ़िया से कार्यक्रम प्रस्तुत कर देगा, उसको अच्छे से दिखाया, रुला दिया, तो पीछे से जो उसके साथी बैठे रहेंगे बोले बढ़िया हुआ कार्यक्रम, ऐसे डन। तो ये है अवसर इनके लिए, लेकिन कह क्या रहे हैं कि कहिए, अपनी बात कहिए, इस अवसर को आप खो देंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा करने से उन्हें लोगों की सहानुभूति मिलेगी और यह जो है मीडिया की कार्यशैली पर, उसकी व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग है। दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमज़ोर को ही क्यों लाते हैं? दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमज़ोर और अशक्त लोगों के प्रति
लाचार लोगों के प्रति समाज की सहानुभूति होती है। वो दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना से, समाज की इसी भावना से खेलते हैं, इसी भावना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपने लाभ के लिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? अपाहिज अपने दुख के बारे में इसलिए नहीं बता पाता कि उसके विकलांगपन से जो तरह उसके कष्टों से बारे में, उसके कष्टों के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है वो ऐसे बेतुके और निरर्थक होते हैं कि उसे खुद नहीं समझ में आता है कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। वास्तविकता यह है कि उससे अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं जितना कि जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो चुभने वाले प्रश्न हैं। शायद उसको याद भी ना हो कि वो अपाहिज है, दिव्यांग है, लेकिन वो प्रश्न पूछ करके उसको और चुभो करके उसको बता देते हैं कि नहीं तुम अपाहिज हो। उसे उसके कष्ट को कम करने में उसके कष्ट को और बढ़ाते हैं और उसके कष्ट को बाजार में बेचते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती। किसकी? जो दिव्यांग है, उस तरह के प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न बेतुके हैं, इसलिए वो अपने दुख के बारे में नहीं बता पाता है और वो चाहता है टीवी का जो एंकर है कि नहीं तुरंत बताए, क्योंकि उसका घड़ी टिक टिक कर समय बीत रहा है। क्योंकि आप जानते हैं टीवी पर 1 सेकंड के प्रचार का एडवर्टाइजिंग कितना पैसा मिलता है, तो वहाँ 1-1 सेकंड की कीमत है। इसलिए चाहते नहीं बस तुरंत जवाब दे दे ताकि हमारा समय भी ना बर्बाद हो और हमारा काम भी हो जाए। इसलिए वो अपने दुखों के बारे में नहीं बता पाता। क्यों नहीं बता पाता? एक तो उस संचालक के सवाल बेतुके और निरर्थक हैं, दूसरा वो तुरंत जवाब चाहता है, तो बेचारा सोच ही नहीं पाता हम क्या बोले, समझ नहीं पाता। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयुक्तता कितना सुटेबल है वो सिद्ध कीजिए। ये शीर्षक कैमरे में बंद यानी कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता पर व्यंग है। कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को भी प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। वो दूसरों की पीड़ा बेचकर धन कमाते हैं। अतः ये शीर्षक उपयुक्त है। उन्हें दूसरों की पीड़ा बेचने में कोई तकलीफ नहीं, इसलिए यहाँ पर शीर्षक उचित है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य में अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत कीजिए। अर्थात आप बताइए कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता का प्रतिपाद्य क्या है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है वो कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तुतकर्ता की संवेदनहीनता को प्रकट करता है, उनकी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को बताता है। वो एक पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, उसे बेचने का प्रयास करते हैं, उसे बेचते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह उनकी पैसा कमाने की सोच को दिखाती है और यह उनकी मानवता के ऊपर हावी हो चुकी है। यह इस तरह का व्यवहार मानवता को शर्मसार करता है कि आपका उद्देश्य टीवी पर किसी के दर्द को बेचना है, न कि उसके लिए कुछ कार्य करना है। प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी करके क्यों दिखाना चाहता है? प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक उससे दुखी हो, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो सके। ऐसे में शायद दर्शकों की आंखों में भी आंसू आ जाए, जिससे उसका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए और वो उस दिव्यांग की लाचारी को और बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहता है ताकि अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बना सके, अपने कार्यक्रम की टीआरपी बढ़ा सके। ये मीडिया का व्यवसायिक चेहरा है। अगला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता को प्रकट करती है, कैसे? कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने व अपने कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते हैं, बल्कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, उनको सरेआम पब्लिक के सामने एक तरह से बेइज्जत करते हैं। आप देखिए, अगर आप गलती से किसी से पूछ लेते हैं कि आपकी माँ कैसी है और इत्तेफाक से कोई संयोग बस उसकी माँ शायद इस दुनिया में नहीं है, तो बोलता है कि नहीं मेरी माँ तो नहीं है इस दुनिया में, तो हम तुरंत सॉरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अनजाने में उसके दिल को दुखाते हैं। और यहाँ आप क्या देख रहे हैं? जानबूझकर उसके दिल को दुखा रहे हैं, उसके दर्द का सौदा किया जा रहा है। और ये सौदा कर कौन रहा है?
कोई नासमझ लोग नहीं है, वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। और ये हमारे समाज का विकृत और घिनौना चेहरा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि विद्या ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।